वीर सावरकर। नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में सिर्फ माफी वीर, विरोध और विवाद आता है। लेकिन क्या आपने सच में उन्हें समझा है? क्या सच में वे अंग्रेजों से माफी मांगने वाले थे, जैसा लोग दावा करते हैं? या उनके इरादे और सोच कहीं और गहरी थी? क्या उन्होंने सिर्फ क्रांतिकारी भूमिका निभाई, या वे एक गहरे विचारक और चिंतक भी थे, जिनकी सोच आज भी कई लोगों के लिए चुनौती है? ब्रिटिश सरकार ने उनकी किताब 1857 की आजादी की जंग क्यों बैन कर दी, और क्या इसमें कोई राज छुपा था जो अंग्रेजों को स्वीकार्य नहीं था? क्या सच में उन्होंने जेल से भागने के लिए समुद्र में छलांग लगाई? जेल की अमानवीय यातनाओं के बावजूद क्या उन्होंने अपने विचारों का त्याग किया, या और मजबूत बने? महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम क्यों जुड़ा, और स्वतंत्रता के बाद उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं मिला? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि वीर सावरकर का असली व्यक्तित्व क्या था। क्या वे सिर्फ एक विवादास्पद नेता थे, या एक सच्चे देशभक्त जिनकी कहानी अक्सर गलतफहमियों में छुप जाती है? नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसे लेकर आधुनिक भारत के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा बहस छिड़ी है। एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग पूजते हैं तो कुछ लोग उस पर सवाल उठाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर की। तो आखिर कौन थे सावरकर? एक निडर क्रांतिकारी, एक दूरदर्शी समाज सुधारक, या फिर एक बेहद विवादास्पद शख्सियत? सच कहूं तो उनका जीवन किसी पहेली से कम नहीं है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं और उनके जीवन की अलग अलग परतों को एक एक करके देखते हैं। तो इस सफर में हम उनके जीवन के 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे उनकी क्रांति की ज्वाला, फिर बात करेंगे काला पानी और याचिकाओं की, उसके बाद समझेंगे हिंदुत्व की उत्पत्ति को, फिर चलेंगे राजनीति और विवादों की तरफ, और आखिर में बात करेंगे उनकी विरासत की पहेली पर। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, क्रांति की ज्वाला। कहानी शुरू होती है 28 मई 1883 को महाराष्ट्र से। यहीं विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ और कहते हैं कि बचपन से ही उनके अंदर राष्ट्रवाद की एक आग जल रही थी। एक ऐसी आग जिसने आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। और ये आग बहुत तेजी से फैली। देखिए, 1899 में उन्होंने मित्र मेला नाम का एक सीक्रेट ग्रुप बनाया, जो बाद में अभिनव भारत सोसाइटी बना। फिर 1906 में वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, लेकिन वहां भी वो इंडिया हाउस में क्रांतिकारियों से जुड़ गए। और फिर 1909 में उन्हें नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या की साजिश के आरोप में लंदन में ही पकड़ लिया गया। नतीजा, 1911 में उन्हें 2 आजीवन कारावास यानी 50 साल की सजा सुनाकर कुख्यात सेल्युलर जेल काला पानी भेज दिया गया। मतलब महज 1 दशक में एक स्टूडेंट से ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक। वाकई सफर बहुत तेज और खतरों से भरा था। लेकिन जानते हैं, सावरकर का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं बल्कि उनकी कलम थी। उन्होंने एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें उन्होंने पहली बार कहा कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही विद्रोह या गदर नहीं था, बल्कि वो भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ये एक सोच का धमाका था। ये विचार इतना ताकतवर था कि ब्रिटिश सरकार ने इस किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया। तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, काला पानी और याचिकाएं। वो क्रांति की आग, वो तेज दिमाग अब अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों में कैद होने वाला था। और यहीं से सावरकर के जीवन का सबसे क्रूर और हाँ, सबसे विवादास्पद अध्याय शुरू होता है। जरा सोच कर देखिए, सेल्युलर जेल, जहां कैदियों का शरीर और मन दोनों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जाती थी। उन अमानवीय हालात में भी सावरकर ने लिखना नहीं छोड़ा। काला पानी और माझी जन्मठेप जैसी किताबें उन्होंने वहीं लिखी। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये उस इंसान की जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत है। और यहीं पर आता है वो सवाल जो आज भी सावरकर के विरासत से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद है, उनकी दया याचिकाएं। इस पर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ उनके समर्थक कहते हैं कि ये जेल से बाहर निकलने और दोबारा आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी।
वहीं दूसरी तरफ उनके आलोचक इसे ब्रिटिश सरकार के सामने सरेंडर करना और अपने क्रांतिकारी आदर्शों से समझौता करना मानते हैं। सच क्या है, ये बहस आज भी जारी है। खैर, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हिंदुत्व की उत्पत्ति। जेल से रिहाई के बाद भी सावरकर पूरी तरह आजाद नहीं थे। उन्हें 1924 में रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया गया और इसी नजरबंदी के दौरान एक क्रांतिकारी सावरकर ने एक विचारक का रूप लिया। यहीं से उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसी दौरान उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को अपनी किताब हिंदुत्व हु इज अ हिंदू में विस्तार से समझाया। उनके लिए हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान थी। एक ऐसी पहचान जिसकी जड़ें भारत की जमीन, यहाँ के इतिहास और साझी विरासत में थी। ये किताब आज भी भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद मानी जाती है। और यहीं उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू सामने आता है जो लोगों को अक्सर हैरान करता है। देखिए, एक तरफ वो हिंदुत्व जैसी राजनीतिक विचारधारा गढ़ रहे थे और दूसरी तरफ वो जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ जोर शोर से अभियान चला रहे थे। वो विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की वकालत कर रहे थे। है ना काफी जटिल पर्सनैलिटी। अब हमारा चौथा पड़ाव, राजनीति और विवाद। 1937 में सावरकर को पूरी तरह रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो वैचारिक दुनिया से निकलकर सीधे एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए और यहीं से उनके जीवन में विवादों का एक नया और शायद सबसे बड़ा तूफान आया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनकर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का एक अलग ही रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो कांग्रेस के अहिंसक तरीकों से काफी अलग था। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद को सिर्फ आदर्शवादी नहीं बल्कि मुखर और ज्यादा व्यावहारिक होना चाहिए। और फिर आया वो विवाद जिसकी छाया आज तक उनकी विरासत पर पड़ती है, महात्मा गांधी की हत्या। इस मामले में सावरकर पर सह साजिश करता होने का आरोप लगा। हालांकि बाद में अदालत ने उन्हें सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया, लेकिन ये आरोप बरी होने के बावजूद हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गया। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पर, विरासत की पहेली। एक क्रांतिकारी, एक कैदी, एक विचारक, एक समाज सुधारक, एक राजनेता, इतने सारे किरदारों को मिलाकर हम सावरकर की विरासत को आखिर कैसे समझें? इन सब राजनीतिक विवादों के बीच ये याद रखना भी जरूरी है कि सावरकर एक बहुत बड़े लेखक, कवि और इतिहासकार भी थे। 1857 का स्वातंत्र्य समर, हिंदुत्व, काला पानी जैसी उनकी किताबें आज भी उनकी गहरी सोच और लिखने की कमाल की क्षमता को दिखाती हैं। और फिर साल आया 1966। 82 साल की उम्र में सावरकर ने अपने जीवन का अंत भी अपने ही अंदाज में किया। उन्होंने खाना पीना त्याग दिया, जिसे उन्होंने आत्मार्पण का नाम दिया। उनका मानना था कि उनका जीवन का मिशन अब पूरा हो गया है। तो लीजिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। आज सावरकर की विरासत पर दो बिल्कुल अलग अलग मत है। एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें एक निडर क्रांतिकारी, एक महान राष्ट्रवादी और समाज सुधारक हीरो मानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उन्हें एक विभाजनकारी शख्सियत मानते हैं, जिनकी हिंदुत्व की विचारधारा भारत के सेक्युलर ढांचे के लिए एक चुनौती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सावरकर की विरासत क्या है, एक प्रेरणा या चेतावनी? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम इतिहास को किस चश्मे से देखते हैं, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज पहले से भी कहीं ज्यादा मायने रखता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और मजबूत बनाता है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। आइए साथ मिलकर सीखें और खोजें। आपका जुड़ाव ही इस चैनल की असली ताकत है।